नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। इतिहास की जो क्लास चल रही है उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिकॉल करिए। पाषाण काल हम लोग पढ़े थे, स्रोत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, पाषाण काल भी पढ़ लिए थे और ताम्रपाषाण काल भी पढ़ लिए थे। ठीक है, हम लोग को बस बाकी क्या रह गया था? क्वेश्चंस बाकी रह गए, क्योंकि पाषाण काल के हमने सारे क्वेश्चन नहीं लिए थे, 8-10 क्वेश्चन लिए थे और बाकी ताम्रपाषाण काल के क्वेश्चन भी रह गए। तो पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल दोनों के क्वेश्चंस को आज हम लोग कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राइट, स्लाइड आपको पता होगा, जो रिकॉल करिए कल के जो क्लास हुई थी उसमें कैसे कैसे था। पाषाण काल में आप लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था? कुछ कुछ कल्चर हम लोग कहाँ से मिला था? राजस्थान से मिला था। कुछ कल्चर हम लोग को मालवा से मिला था, यानी कि महाराष्ट्र से। कुछ हम लोग को महाराष्ट्र से मिला था। राइट, और पाषाण काल को हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये सब आप लोग क्लास में देखे थे। आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, लेकिन कुछ कुछ मैं बस मेरिट्स बता दूं। मेरिट्स में क्या था, मध्य पाषाण काल की मेरिट क्या थी, ये आप लोगों को देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक दो टर्म जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, इसी से अभी क्वेश्चन आएगा। तो कौन कौन से टर्म आप लोग पढ़े हैं थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कौन सा? भीमबेटका याद है किसी को? भीमबेटका आप लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे केव पेंटिंग मिलेगा। ठीक है, भीमबेटका पढ़े थे, केव पेंटिंग मिलेगा। भीमबेटका से ये सब क्वेश्चन आएगा, केव पेंटिंग यहाँ से मिलेगा। उसके बाद आदमगढ़, आदमगढ़ भी, आदमगढ़ क्या है? ये सब पशुपालन का पहला साक्ष्य। पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? आदमगढ़ से मिलेगा। ये सब मध्य पाषाण काल का है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में आप लोगों ने एक चीज और देखा था, क्या? पशुपालन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पे होगा? मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल के मेरिट में आप लोगों ने क्या देखा था? नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि का प्रारंभ होगा नवपाषाण काल से। उसके बाद अग्नि का प्रारंभ होगा, है ना, अग्नि का यूज करना शुरू करेंगे नवपाषाण काल में। ठीक, और पूरा पाषाण काल में भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, कब तक आएगा ये सब? 10,000 बीसी तक आता है। कहाँ तक आता है? 10,000 बीसी तक आता है, और 10,000 बीसी से मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। राइट, माइक्रोलिथ वाला हम लोगों ने देखा था, माइक्रोलिथ का यूज कहाँ पे हो रहा है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहाँ पे हो रहा था? किसमें? मध्य पूरा पाषाण काल में सूक्ष्म माइक्रो का यूज हो रहा था। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्यपूरा पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण, है ना, माइक्रो टूल्स का यूज हो रहा था। ये सब आप लोगों ने देखा था। पाषाण काल की विशेषता क्या रहेगा? स्टोन रहेगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक भी स्टोन रहेगा। राइट, स्टोन प्लस, यानी कि पाषाण काल के पूरा विशेषता क्या रहेगा? स्टोन रहेगा, स्टोन रहेगा। और स्टोन प्लस अगर यूज होगा, स्टोन प्लस कॉपर अगर यूज हो जाएगा, ठीक है, स्टोन प्लस कॉपर यूज हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? ये ताम्रपाषाण कहलाएगा। ठीक है, ताम्रपाषाण कहलाएगा। कई बार इसी को पूछता है कि कौन सा, ठीक है, इसी को चैल्कोलिथिक किससे कहते हैं। कई बार इसको चैल्कोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करें, ये भी पूछता है। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज कौन सा कहलाता है ना, या कैल्कोलिथिक एज कौन सा कहलाता है, किसमें आएगा? ताम्रपाषाण में आएगा। ऐसे सी से तो क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी पढ़ते हैं इसको चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, ताम्रपाषाण काल की सब विशेषता रहेगी। ठीक है, जोरवे संस्कृति किसका रहेगा? जोरवे संस्कृति आपका महाराष्ट्र का रहेगा। दहमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा एरिया था। राइट, उसी तरीके से मालवा, ये सब आपका कहाँ पे रहेगा? एमपी वाला एरिया में रहेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश वाला एरिया में रहेगा। और ताम्बवती वाला जो रहेगा, आहार ताम्बवती, ये सब कहाँ पे? राजस्थान वाला एरिया में रहेगा। ये सब थोड़ा सा तो क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था? अच्छा, ये चीजें हम लोगों ने जिक्र नहीं किया था, ये मैं बता दूं कि पशुपालन, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? 3 चीज हम लोगों ने पढ़ा था। क्या? एक हो गया मेहरगढ़ हमने पढ़ा था, और एक हमने इसी के संदर्भ में लहुरा देव पढ़ा था। ठीक है, और एक हमने कोलडिहवा पढ़ा था। ठीक है, कोलडिहवा पढ़ा था। ठीक है, सबसे प्राचीन लहुरा देव में है। कैसे? सबसे प्राचीन लहुरा देव में। लेकिन ये कब था? जब पहले अगर लहुरा देव नहीं जानते थे तो हम लोग क्या करते थे? मेहरगढ़ करते थे। राइट, तो ध्यान में देना है। लेकिन कई बार अब मेहरगढ़ लहुरा देव दोनों रहता है ऑप्शन में, तो लहुरा देव मारना है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कब है? 9,000 से 7,000 बीसी तक है। ठीक, अब मेहरगढ़ में मिला है 7,000 बीसी।
राइट। मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य, किसका? गेहूं का साक्ष्य मिला है। कोल्डीवा 6500 BC, 6500 BC। यहाँ से क्या मिला है? चावल का साक्ष्य। चावल मतलब क्या? धान की भूसी का साक्ष्य। ये सब आप लोग पढ़े थे, ठीक है। रिकॉल करिए, एक बार रिकॉल करिए, सब याद आ जाएगा आपको, ठीक है। लौरा देव से भी चावल का साक्ष्य, किसका? चावल का साक्ष्य। चावल मतलब होता है जंगली चावल, कौन सी चावल, इस तरीके से। तो भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइए? मेहरगढ़ से प्राप्त होंगे। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त होंगे, राइट। मेहरगढ़ से, किसका? गेहूं का। और सबसे बड़ी बात है, कहाँ पे रहेगा आपको? बलूचिस्तान वाले एरिया को ही कहा जाएगा, बलूचिस्तान का टर्म सिंधु सभ्यता से भी रहेगा, ठीक है। मेहरगढ़ का टर्म सिंधु सभ्यता से भी रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण। अस्थायी जीवन का मतलब क्या हुआ? अस्थायी जीवन का मतलब, इसको टर्म को समझ लीजिए। अस्थायी जीवन का मतलब क्या हुआ? यदि व्यक्ति शिकारी रहेगा, यदि व्यक्ति आखेटक रहेगा, तो उसका जीवन अस्थायी रहेगा? नहीं रहेगा, इधर उधर भागता फिरेगा। यदि व्यक्ति पशुपालन कर रहा है, ठीक है, यदि ग्रुप ऑफ द पीपल यदि पशुपालन कर रहा है, तो जहां जहां उसको अपना नीड होगा, ठीक है, यानी कि पशुओं को चराने के लिए जहां उसको एग्रीकल्चर मिलेगा वहां पे जाएगा, खुद के लिए पशुपालन के लिए जहां उसको व्यवस्था मिलेगा वहां पे जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर जब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कृषि का जब प्रोड्यूस करना शुरू कर लेंगे, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना शुरू कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। जीवन क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो लाइफ में स्टेबिलिटी, प्राचीनतम अस्थायी जीवन का मतलब क्या हो गया? कृषि का, ठीक है, कृषि का उत्पादन करना, कृषि का उत्पादन करना, इसी चीज को वो कह रहा है, कृषि का उत्पादन करना। तो कृषि का उत्पादन करने का साथ से जब मिलेगा तो जीवन अस्थायी होगा, तो उसी को दूसरे रूप में पूछ रहा है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मतलब एग्रीकल्चर का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा? मेहरगढ़ से मिलेगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, कहाँ से? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ के साथ साथ अगर विकल्प में लहुरा देव रहे तो आपको लहुरा देव इसका आंसर करना है, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बताइए, आंसर बताइए, कोई चैट करके जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? पहली बात, इन सब क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे? तो पहली बात, जो साक्ष्य है, कौन कौन से साइट्स कहाँ से मिले हैं, ठीक है, कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल का है, कौन सा मध्य पाषाण काल का है, राइट। तो हमने जो जो कुछ स्थल बताए थे उसमें हम लोगों ने देखा। अब मध्य पाषाण काल के स्थल को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा एरिया है मध्य पाषाण काल का स्थल है, ठीक है। मध्य पाषाण काल का स्थल बेसिकली कौन सा है? बागौर है। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलेंगे मध्य पाषाण काल में? बागौर से मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि पहला नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण तो बागौर से मिले हैं, लेकिन सबसे पहले जो मिला है कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से मिला है। कहाँ से? आदमगढ़ से मिला है। सबसे पहला प्रमाण जो है आदमगढ़ से, आदमगढ़ से मिलेगा सबसे पहला प्रमाण, MP में ये, ठीक है। तो सबसे पहला प्रमाण आदमगढ़ से। वैसे बागौर से साइट के हिसाब से भी देख सकते हैं कौन सा इसमें मध्य पाषाण काल का स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? अभी हम लोगों ने जस्ट चर्चा किया चालकोलिथिक, यानी कि क्वेश्चन ये सब आते हैं, ठीक है, कोई नया नहीं है, क्वेश्चन ये सब आते हैं, तो थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर लोग देखते हैं कैसे कैसे नाम याद करते हैं, आप लोग तो खैर सिंपल से याद होने लायक है, पाषाण, ताम्र, चालको, ये सब, वो सब ऐसे ऐसे मेडिसिन का याद कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इतना टफ नहीं है। चालकोलिथिक एज तो ध्यान में रखना है, ठीक है। चालकोलिथिक एज किसको, लौह युग को क्या कहेंगे? आयरन एज कहेंगे, आयरन एज कहेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता को क्या कहेंगे? सिंधु सभ्यता को ब्रोंज एज कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंज एज कहेंगे, यानी कि कांस्य युग कहेंगे, कांस्य युग कहेंगे, ठीक है। आयरन एज लौह, लौह युग को कहेंगे। और ये तो आपको पता ही है, नियोलिथिक वगैरह जो होता था ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा है। चालकोलिथिक किसको बोलेंगे? ताम्रपाषाण को, ठीक है। चालकोलिथिक ताम्रपाषाण युग को कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? यानी कि बहुत लंबे समय तक का, ठीक है। और हमने अभी पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था?
हमने अभी जस्ट अभी चर्चा किया था कि एक इसमें साइड्स ऐसे रहेंगे, ठीक है, नवपाषाण काल के एक साथ से एक स्थल ऐसा रहेगा जो कंटिन्यूअसली लंबे समय तक और हड़प्पा के साथ उसका कनेक्शन रहेगा। कौन सा था वो, याद है कुछ? मेहरगढ़। कौन सा था? मेहरगढ़, ठीक है। कहाँ पे है ये? बलूचिस्तान में। और यहीं से आपको साक्ष्य मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य किसका? कृषि का, कृषि में गेहूं का। तो किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के, पाषाण संस्कृति का मतलब क्या हो गया? नवपाषाण, ठीक है। नवपाषाण से कहां तक? सिंधु तक। कहां तक? सिंधु तक, सिंधु सभ्यता। नवपाषाण से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये सभ्यता रहा और एक दूसरे से कनेक्शन भी रहा। मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, बताइए? हमने बताया था, ठीक है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है, बताइए? हमने एक बार चर्चा किया था। कई बार ताम कॉपर एज के कुछ कुछ स्थल के बारे में पूछता है, और है ना, एक दो साइट्स को ध्यान में रखना है। तो नवदा टोली का उत्खनन कौन कराएगा, तो पूछता है। कौन किया था? एच.डी. सांकलिया किए थे। कौन किए थे? एच.डी. सांकलिया किए थे। और इसका हम लोगों ने जिक्र भी किया था, पढ़ते समय इसके जिक्र किया था, एच.डी. सांकलिया किए थे। अब बताइए नवदा टोली किस राज्य में है? मैंने बताया था कि साइट्स वगैरह कई बार पूछते रहते हैं, ठीक है। तो नवदा टोली वगैरह कहाँ पे मिलेगा, बताना है। इसका किस राज्य में स्थित है? तो कई सारे साक्ष्य ऐसे पूछ देंगे, नेवासा कहाँ है, जोरबे कहाँ है, ठीक है। जिला तो नहीं पूछता, लेकिन स्टेट पूछ देता है कई बार, राइट। तो नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसी तरीके से और भी जो साइट्स हैं, महाराष्ट्र के जो है, राजस्थान के जो है, जो भी साइट्स इंपॉर्टेंट है, 4-5 जो भी है, सबको याद करना है। कम से कम स्टेट तो याद कर ही लीजिए, जिला याद करें, डिस्ट्रिक्ट याद करें कि न करें, ठीक। अगला, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ठीक है। बृहद पाषाण स्मारक जो है ना, किसकी विशेषता है? दक्षिण भारत की विशेषता है। किसकी विशेषता है? दक्षिण भारत की विशेषता। अब बेसिकली यहाँ पे क्या करते थे कि डेड बॉडी जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आदमी जो है, यहाँ पे आदमी बना दीजिए जो टाइप से। अब इसके ऊपर बड़े बड़े क्या रखते थे? पत्थर रख देते थे। क्या रख देते थे? बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। ये साउथ इंडिया की विशेषता है। क्या था? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा ये? मृतक को दफनाना, मृतक को दफना करके और उसके ऊपर क्या करते थे? बड़े बड़े स्टोन रख दिया जाता था। तो ये बृहद पाषाण स्मारक की विशेषता थे। कहाँ की विशेषता? ये दक्षिण भारत की विशेषता है, यानी कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में यूज किया जाता था ये टर्म। राख का टीला, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? राख का टीला, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, नवपाषाण काल के स्थल है। तो नवपाषाण काल के स्थल, तो जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में ताम्रपाषाण के सारे साइट्स बता दिए थे, उस तरीके से हमने बताया था कि नवपाषाण और मध्यपाषाण वैसे तो मेरे पास है, लेकिन हमने इसलिए नहीं बताया था कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाए, बहुत सारे फैक्ट्स याद न करने पड़ जाए। अदरवाइज है, आप कहेंगे तो कभी चैट कर लीजिएगा तो हम उसको बता देंगे। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि कौन कौन सा जगह है। तो खैर कुछ भी हो, कोलडीवा से तो आप परिचित ही हैं, ब्रह्मगिरी से भी परिचित है, इस संबंध नवपाषाण का स्थल है। संगन कल्लू भी हम लोगों ने चर्चा किया था, दक्षिण भारत का है, साउथ का। ब्रह्मगिरी, संगन कल्लू, ठीक है, ये सब किसका है? यह है नवपाषाण काल का। उसी तरीके से हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का जिक्र किया था। तो पूरा पाषाण काल में क्या था? पयमपल्ली था पूरा पाषाण काल में, अतरंजी खेड़ा था पूरा पाषाण काल में, ठीक है, जहाँ से मद्रासीय परंपरा के से की बदमदुरै था, ठीक है। ये सब क्या था? मद्रासीय परंपरा के कल्चर यहाँ पे मिले है ना, बदमदुरै हो गया और अतिरमपक्कम हो गया, पयमपल्ली हो गया, ये सब, ठीक है। और उसके बाद सोन घाटी से मिला था वो सब। ये सब थोड़ा थोड़ा एक दो टर्म है, एक दो टर्म को याद रखना है बार बार। तो उसी में से आ रहा है। कोलडीवा चावल के लिए आपको फेमस है, पता ही है, ब्रह्मगिरी में दक्षिण भारत में मिला है इसका साक्ष्य, संगन कल्लू से, है ना। ब्रह्मगिरी से आपको ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है, नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो संगन कल्लू होगा। क्या इसका आंसर होगा? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू। तो यहाँ क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन जाता है। यदि आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो एक तो ध्यान में रखना है, राख का टीला कहाँ से मिला? संगन कल्लू से। संगन कल्लू कैसा स्थल है, कभी क्वेश्चन आ सकता है अपने आप में, नवपाषाणिक स्थल है, राइट। चलिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अभी हम आप लोगों ने पढ़ा है काफी, है ना। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? हमने जिक्र किया था, किसके लिए? रॉक पेंटिंग के लिए। किसके लिए? रॉक पेंटिंग के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए, ठीक है। खनिज नहीं होगा, बौद्ध प्रतिमाएं नहीं होगा, सोन नदी का उपाय किसके लिए होगा? रॉक पेंटिंग, गुफाओं के शैल चित्र, यानी कि गुफा के अंदर जो है शैल जो होता है, पत्थर, उसमें
चित्र पेंटिंग किया हुआ, उसमें कलर वाइज रहता है ना, कलर से भी एज को डिटरमाइन करते हैं कि ग्रीन कलर किसको सिंबल किस काल का किस काल का रहा होगा, रेड किस काल का रहा होगा, उस तरीके से एक परत के ऊपर दूसरे परत वैसे भी करते हैं। निम्न में से कौन सा स्तर प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? राइट, चित्रकला यानी कि पेंटिंग के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए पेंट के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा रहेगा? भीमबेटका रहेगा। कौन सा रहेगा? भीमबेटका रहेगा। ठीक है और भी अमरावती है, बाघ है, अजंता है, ये सब सारे हैं, लेकिन ये सब बाद के काल में फेमस आएंगे। कल्चरल वाइज यहाँ पे भी सारा कुछ आपको मिलेगा, बाघ की गुफा, अजंता की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा आप लोग पढ़े होंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सब आएगा यहाँ पे, बौद्ध जैन ये सब का रहेगा। और अमरावती, लेकिन भीमबेटका क्या है? भीमबेटका पाषाण कालीन स्थल है और है ना, इसके लिए फेमस है थोड़ा सा। ठीक है, भीमबेटका एमपी में, एमपी में। और सबसे बड़ी बात है कि जिला भी पूछ देता है कई बार। ठीक है, एमपी में कौन सा जिला, तो वही क्वेश्चन अभी आ गया। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऐसा नहीं है कि एमपीपीसीएस का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं का भी हो सकता है ये ऐसे, क्योंकि फेमस है ये। तो भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली और अब्दुल्लागंज, रायसेन, तो भीमबेटका कहाँ है, कौन से जिले में है? रायसेन जिले में, हम लोगों ने पढ़ा था इसको। ठीक है, रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में, राइट, के रायसेन जिले में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अब्दुल्लागंज, रायसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला बताइए। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कौन सा शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए कौन सा शिलाश्रय रहेगा। ठीक है, कुछ याद है? मध्य पाषाण काल वाला है सब, मध्य पाषाण काल वाला है, बताइए कहाँ मिलेगा? भीमबेटका से मिलेगा सर्वाधिक चित्रांकन, लेखैया से आपको मिलेगा नरकंकाल, जो सर्वाधिक मात्रा में रहता है, पढ़े थे आप लोग, नरकंकाल मिलता है सर्वाधिक मात्रा में। आदमगढ़ से आपको क्या मिलेगा? आदमगढ़ से आपको मिलेगा पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी एमपी में है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। और आदमगढ़ भी आपका कहाँ है? एमपी में है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेखैया से हम लोगों ने नरकंकाल का देखा था, बल्क मात्रा में मिल रहा था। ठीक है, लेखैया से बल्क मात्रा में मिल रहा था ये। खगड़िया, भीमबेटका जो है आपका एमपी में हो गया, कौन से जिला में? रायसेन जिला में। ठीक है, रायसेन जिला, बाद में इसका नाम अब्दुल्लागंज भी किया गया, रायसेन जिला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, ठीक है, और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि भीमबेटका की खोज किसने की? राइट, भीमबेटका की खोज किसने की? फेमस है ये, कौन से? बीएस वाकंकर थे। कौन से? बीएस वाकंकर थे। ठीक है, एचडी संकलिया किसका खोज किए थे? नवोदा टोली का। किसका? नवोदा टोली का, नवोदा टोली का है ना, ये ताम्रपाषाण के स्थल है, ताम्रपाषाणी का। ठीक है, तो बीएस वाकंकर जो है ये किए थे, भीमबेटका गुफा को देखे थे और उसके शैल चित्रों को, जो रॉक पेंटिंग होता है उसके इंपॉर्टेंस को खोजे थे। अगला बताइए, ओसीपी हमने बताया मृदभांड से हम लोगों ने पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मृदभांड का एक दिन हम क्लास लेंगे, मृदभांड का हम स्पेशल एक दिन क्लास लेंगे, तो उसमें बताएंगे कि एनबीपीडब्ल्यू कहाँ कहाँ यूज होता था। ठीक है, ओसीपी कहाँ कहाँ यूज होता था, पीजीडब्ल्यू कहाँ कहाँ यूज होता था, ये सब अलग अलग एरिया है। ठीक है, इससे इतिहास को पढ़ा जाता है, इतिहास को देखने का नजरिया मृदभांड से भी है। राइट, तो अभी जो है ओसीपी वगैरह, ओसीपी का नामकरण हुआ था किस एरिया के लिए हुआ था? ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र इसको बोलते हैं, का नामकरण हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर के लिए ये। ठीक है, हस्तिनापुर में जो प्रयोग हो रहा था मृदभांड का, ओसीपी में हो रहा था, ओसीपी के रूप में, गैरिक मृदभांड पात्र के रूप में होता है। और सबकी क्या क्या मेरिट है, एक बार हम लोग एक क्लास लेंगे, हम लोग थोड़ा सा छोटा सा 10 मिनट का, पूरा का पूरा क्लास नहीं लेंगे, 10 मिनट में सारा कुछ हम लोग शेयर कर लेंगे किसी दिन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है अभी। राइट, हम लोगों ने अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा था, कब पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि दो तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। एक पढ़ा था कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में शव का दफन हो रहा था, वो कैसे हो रहा था, और एक पढ़ा था दक्षिण भारत में दफन हो रहा था, तो वो कैसे हो रहा था। तो ताम्र दोनों ताम्र पाषाण काल के ही है। ताम्रात्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, वही तो कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये सब आते हैं।
तो इंपॉर्टेंट ही सारे क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर। और दक्षिण भारत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर। दक्षिण भारत में पूरब से पश्चिम की ओर। पूर्व से, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देख लीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो अब ऑब्वियस है, जब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, महाराष्ट्र वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो अगला क्वेश्चन दक्षिण भारत का भी तो पूछ ही सकता है कि, है ना, कि दफन कैसे करते थे। तो ताम्रशासन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफन करते थे। कई बार ऐसे भी पूछ देगा, महाराष्ट्र की जगह महाराष्ट्र के साइड दे देगा, ठीक है, जैसे जोरवे वगैरह दे दिया, इस टाइप से कुछ ऐसे पूछ देगा, जोरवे दे दिया, या इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। तो कैसे होता था, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि हेड जो है सर उत्तर की ओर रहेगा और पैर जो है दक्षिण की ओर रहेगा, राइट। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नवपाषाण काल में हमने जिक्र किया था, काफी बढ़िया था। दो दो साइड्स का हम लोगों ने जिक्र किया था नवपाषाण काल में। कहाँ का, J&K का, जम्मू एंड कश्मीर का। कौन कौन से दो साइड थे, एक हमने जिक्र किया था बुर्जहोम का, और एक हमने जिक्र किया था गुफकराल का। किसका, गुफकराल का, ठीक है। बुर्जहोम की विशेषता हम लोगों ने क्या देखा था, कुत्ते के साथ। वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये तो कहाँ से प्राप्त होगा, बुर्जहोम से प्राप्त होगा, ठीक है, बुर्जहोम से प्राप्त होगा। बुर्जहोम कहाँ पे हो जाएगा आपको, J&K में हो जाएगा। चिरांद कहाँ पे हो जाएगा, बिहार में रहेगा चिरांद। बिहार में कहाँ, सारण जिला, ठीक है। मस्की कहाँ रहेगा, मस्की रहेगा आपका कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी कहाँ है, ब्रह्मगिरी है आपका कर्नाटक में। मस्की किसके लिए फेमस है, अशोक के अभिलेख के लिए फेमस है, अशोक के अभिलेख, ठीक है। बुर्जहोम से, गुफकराल से, ये सब मिलेगा। और इसी में जो है क्या मिलेगा, नवपाषाण काल के स्थल में यहाँ पे क्या मिलेगा, गर्तावास भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मानव के साथ कुत्ता तो मिलेगा ही, दफन करने वाला मानव के साथ कुत्ता, और उसके साथ गर्तावास। गर्तावास का मतलब क्या हुआ, घर जो है, जो आपको प्लेन एरिया से नीचे घर बनाना, यानी कि ऊपर में ढके रखते थे लकड़ी वगैरह से, और उसके नीचे में रहते थे। आप कहेंगे खाना कैसे बनता था, तो खाना नीचे भी बनता था ऊपर भी बनता, डिपेंड करता है। इससे क्या होता था कि जो रेन वगैरह इशू है ना, जो बारिश वगैरह होती थी, उसमें अपने आप को रिजर्व रखते थे, और थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से भी नीचे रहते थे जमीन के अंदर। इसे गर्तावास का प्रमाण मिलेगा, यानी कि इस टाइप से ऐसे बनाए रहते थे, और यहाँ पे मैन अपना रह रहा है, ठीक है, ऊपर से कवरिंग है ये। तो गर्तावास के कई सारे प्रमाण बुर्जहोम में मिलेगा। गुफकराल से भी गर्तावास के प्रमाण मिलेगा। तो J&K एक ऐसा एरिया है, बुर्जहोम वगैरह क्वेश्चन से आते हैं। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है बुर्जहोम में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, राइट, सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है, बुर्जहोम से मिला है, ठीक। कोल्डिवा, कोल्डिवा आपको इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ये हो गया आपको कश्मीर। बुर्जहोम अगर स्पेशल पूछे कहाँ पे है, कश्मीर में। वैसे J&K है, J&K में भी पर्टिकुलर एरिया कश्मीर का। ये इलाहाबाद, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य अगर कहा जाए कि कहाँ से मिलेगा, तो यहीं कोल्डिवा से मिलेगा, ठीक है। और चावल का साक्ष्य की जगह कई बार धान की भूसी का भी यूज करते हैं। धान की भूसी का मतलब क्या हो गया, चावल हो गया। कब का ही टाइम पीरियड, 6500 BC का रहेगा, ठीक है। ये सब बाकी तो नहीं इंपॉर्टेंट। चौपानी मांडो है, मांडो जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो हम कोल्डिवा ध्यान में रखना है। गर्त आवास के साथ से देखिए, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए गर्त आवास। गर्त आवास मतलब क्या हुआ, घर जो है प्लेन के नीचे बना हुआ ना, आइस वाला एरिया रहता था, तो आइस वाले एरिया में आइस ऊपर से अपना रहता था, नीचे में लोग रहते थे। गर्त थोड़ा सा ये भी रहता था ना, कि थोड़ा सा फोर्ट भी मेंटेन रहता था नीचे में। गर्त आवास के साथ से प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त होंगे, तो देखिए सारे जो है एरिया कहाँ कहाँ है। संगनकलू से क्या मिलेगा आपको, राख का टीला मिलेगा, साउथ का एरिया है ये। राख का टीला मिलेगा, साउथ का एरिया है। ये भी आपको दक्षिण भारत का हो गया, ठीक है, ये भी आपको दक्षिण भारत का हो गया, राइट। तो अगर कुछ समझ में नहीं आए, गर्तवास वगैरह कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान में रखना है कि ऊपर में मिलेगा, यानी कश्मीर वाले एरिया में मिलेगा, बुर्जहोम से मिलेगा, ठीक है, कश्मीर से मिलेगा। कोल्डिवा के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, बताइए।
अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जस्ट आप लोगों ने अभी पढ़ा है, उसका हमने जिक्र भी किया था कि यहाँ से सबसे अधिक क्या मिला है। अब इसका आंसर बताइए, किसी को यदि पता है तो ठीक है रिप्लाई दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए। याद आ रहा है, 300 से ऊपर कुछ कुछ मिला था, 324 के आसपास कुछ कुछ नर कंकाल मिला था, कहाँ से, लेखैया से, बल्क मात्रा में मिला था, ठीक है, लेखैया से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल, लेखैया से, ठीक। स्टेटमेंट वाइज है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ठीक है, माइग्रेट किया। किसी भी काल में किया, इतना परेशान नहीं होना है। नॉर्मली होता क्या है, शुरू से ही आप सभ्यता के विकास में देखेंगे कि लोग माइग्रेट करते हैं तो दो ही तीन चीज के लिए करते हैं। एक, उनका जो अपना जीवन यापन है उसको कष्टदर हो रहा है, ठीक है, हार्ड हो गया। हार्ड मतलब जिस पे वो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड वहां पे नहीं है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो गया, मानसून चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज हो गया मतलब जैसे जो क्लाइमेट पहले से चल रहा था उसमें चेंजिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी रीजन आप देखेंगे कि सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में भी बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज का रोल रहता है ना। तो अगर कुछ समझ में नहीं है और क्लाइमेट वगैरह अगर कुछ क्वेश्चन हो तो इसको ठीक करना है कि बहुत बड़ा एक रीजन रहता है सभ्यता के माइग्रेट होने में, सभ्यता के पतन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन में आज के डेट में सबसे साइंटिफिक रीजन यही दिया जाता है, क्लाइमेट चेंज का ही दिया जाता है। तो खैर ये तो क्वेश्चन क्या है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में माइग्रेट किया। तो अभी से माइग्रेट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि गंगेटिक रीजन है। गंगेटिक रीजन में जब जाएंगे तो वहां पे उनको क्या मिलेगा, एक एग्रीकल्चर वाला एरिया मिलेगा, तो वहां पे वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो माइग्रेशन इसीलिए होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, बिल्कुल था। जो जहां से शुष्कता आएगा यानी कि वहां पे ड्राइड एरिया है, वहां पे कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग माइग्रेट करेंगे, जो जहां फेवरेबल क्लाइमेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी करेगा। तो इस तरीके से सामान्य सा है, बहुत टफ नहीं है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। हम लोगों ने चर्चा किया है कौन सी मिनिस्ट्री आज के डेट में, ठीक है, आज के डेट में। वैसे ध्यान में रखना है इसके लिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, लॉर्ड कर्जन जो थे इसके लिए काफी काम किए थे, ठीक है। एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1871 में हुई थी। डिपार्टमेंटल सिस्टम जो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के अधिनियम से आया था। और अगर कहा जाए अभी आज के डेट में तो संस्कृति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, एक अलग से मंत्रालय हमारे यहाँ संस्कृति में। पर्यटन मंत्रालय अलग है संस्कृति मंत्रालय का, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है। और मानव संसाधन जो विकास है, एचआरडी मिनिस्ट्री, इसको आज के डेट में क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय कहलाता है, ठीक है। एचआरडी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है ही है, ठीक। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, देखे कब मिला था, सबसे पहले कब बनाया गया था, 1861 में। किसको बनाया गया था, पुरातत्व वाला काम में हेड किसको बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था, राइट, अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। और जॉन मार्शल को कौन किए थे, 1901 और 1902 में, आप लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए होंगे। कौन था ये इस समय, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो है जॉन मार्शल को हेड बनाए थे पुरातत्व विभाग का, और इनको बोले थे कि आप अपना काम शुरू कीजिए जॉन मार्शल को, ठीक है। 1902 से ही अपना काम शुरू कर दिए थे, राइट। तो ये लॉर्ड कर्जन का। जेम्स प्रिंसेप कौन था, जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति था जो 1837 में क्या किए थे, अशोक के अभिलेख की खोज किए थे। क्या किए थे, अशोक के अभिलेख को खोज नहीं किए थे, अब अशोक के अभिलेख को पढ़े थे, ठीक है। अशोक के अभिलेख को पढ़े थे। अशोक के अभिलेख कितने भाषा में है, 4 भाषा में है। कौन कौन सा, ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी हो गया, ग्रीक हो गया, आर्मेइक हो गया, ठीक है। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखा जाता था, खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखा जाता है। ग्रीक और आर्मेइक के बारे में बाएं दाएं नहीं करना है ना। ब्राह्मी लिपि ऑल ओवर इंडिया से आपको मिलेगा अशोक के अभिलेख में। खरोष्टी लिपि आपको जब पाकिस्तान वाले एरिया से मिलेगा, शाहबाजगढ़ी हो गया, अमान सेहरा हो गया, यहाँ से आपको खरोष्टी लिपि मिलेगा। ग्रीक और आर्मेइक आपको मिलेगा कांधार अभिलेख, ठीक है, जिसको सारे कुना अभिलेख करते हैं। तो ये सब कौन पढ़ा था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है ना। जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़े थे। बताओ मैं अभिलेख कैसे लिखा हुआ था, जैसे ये है, अपासिनी में बहु कयाते सचे सोचे माधवे साधवे च। अब इसका मीनिंग क्या है, कुछ ही नहीं पता चल रहा है क्या है, कि ब्राह्मी लिपि में सब लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता है संस्कृत वगैरह से, ठीक है। तो ये लेकिन इसके यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, यहाँ पे भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है।
तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जनक कहा जाता है। ठीक, 1861 में इनको काम मिला था। कब? 1861 में ये हेड बने थे। ठीक, चलिए और क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, बताइए। इसको बता सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो सोच करके गेस करके बता सकते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका आंसर बता सकते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे होगा, कहाँ पे होना चाहिए? ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा एमपी वगैरह के एरिया में कुछ ज्यादा मिला है, भीमबेटका में आपको मिला है, आदमगढ़ में मिला है, यानी कि पाषाण कालीन सभ्यता के बहुत सारी चीजें मिल रही है, तो उस हिसाब से कम से कम नियर अबाउट तो पहुंच ही सकते हैं स्टेट में। तो कहाँ पे मिलेगा? भोपाल में मिलेगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कहाँ? भोपाल में। भोपाल क्या है? एमपी का राजधानी है। ठीक, तो ये पूरे क्वेश्चंस है, राइट। तो पूरे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया है, और हमारा जो है 9 पाषाणकल और ताम्र पाषाणकल कंप्लीट हो गए। एक दो क्वेश्चन से कर रहेगा तो बीच में भी ले लेंगे। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, या कुछ और दो चार फैक्ट्स नहीं मिल जाएंगे तो उसको बीच में ले लेंगे। बट ये ध्यान में रखना है कि चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट होने दीजिए, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपने दिमाग में बनाते रहिए। जैसे पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ा था पैसेंस रख करके, उस तरीके से हिस्ट्री। तो मेरा टारगेट ये है कि किसी भी एग्जाम में यदि आप 30-35-40 मिनट के क्लास हमारा कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट वाले इश्यूज को सॉर्ट आउट कर दे, उसमें प्रॉब्लम न रहे। ट्रेडिशनल में एटलीस्ट कम से कम हिस्ट्री और पॉलिटी में सारे क्वेश्चन करने की स्थिति में आप रहे, घूम फिर के सारा कुछ हम लगभग याद हम लोग कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास।